नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं आपका एनालिसिस स्टडी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कोरोना का वर्ल्ड इकोनॉमी पर प्रभाव। हम आज इस टॉपिक में समझेंगे कैसे कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को एक रिसेशन की ओर ढकेल दिया है। यह रिसेशन 2008-9 में आया हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज़्यादा भयावह है और 1929 में आई हुई वैश्विक आर्थिक मंदी के समान ही प्रतीत होता है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर एनालिसिस करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक से बढ़ने से पहले हम एक नज़र में समझते हैं कि मंदी की स्थिति होती कैसी है और रिसेशन और डिप्रेशन में क्या अंतर होता है। देखिए, कोई भी मार्केट डिमांड और सप्लाई दो चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो इसका सीधा सा फर्क ये पड़ेगा कि मार्केट में महंगाई की स्थिति छा जाएगी और इसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश डिमांड में अचानक से बहुत ज़्यादा कमी आ जाए और सप्लाई भले ही निरंतर या कांस्टेंट बनी रहे, फिर भी डिमांड में अगर कमी आ जाती तो इसे हम फिर मंदी की स्थिति कहते हैं। चलिए अब हम इसे एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। यह ग्राफ किसी भी देश की जीडीपी को प्रदर्शित करता है। जब हम देखते हैं कि किसी देश की जीडीपी प्लस में ग्रोथ करती चली जाती है, जैसे +2 से +4% या +5% प्रति वर्ष की दर से ग्रो करती है, तो इसे हम कहते हैं कि जीडीपी हमारी प्रगति कर रही है। लेकिन जब किसी कारणवश किसी देश की जीडीपी नीचे गिरना शुरू हो जाती है, रहती प्लस में ही है लेकिन उसमें कुछ स्लो डाउन हो जाता है, जैसे 5 से गिर के 4% प्रति वर्ष या फिर 3% प्रति वर्ष अगर गिर के ऐसे ही आ जाती है, तो इसे हम मंदी ना कह के स्लो डाउन की स्थिति कहते हैं कि मार्केट अभी स्लो डाउन है। लेकिन जब किसी कारणवश जीडीपी की ग्रोथ ऋणात्मक में पहुंच जाए, मतलब किसी देश की जीडीपी +5 से गिरते हुए सीधे -5, -4, -3% प्रति वर्ष की दर से ग्रो करने लगे, तो इसे हम फिर रिसेशन की स्थिति कहते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि रिसेशन अल्पकाल के लिए होता है और दूर भी हो जाता है, लगभग 1 क्वार्टर या 3 माह इसको मान सकते हैं। लेकिन जब किसी कारणवश की जीडीपी कम से कम एक लॉन्ग टाइम तक ऋणात्मक बनी रहे, जैसे लगभग 3, 5 या 10 साल तक ऋणात्मक बनी रहे, तो इसे फिर हम ग्लोबल डिप्रेशन की स्थिति कह सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, जो 1929 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, उस समय यह लगभग कम से कम 10 सालों तक बनी रही, इसलिए उसे ग्रेट डिप्रेशन या ग्रेट क्राइसिस कहा जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कोरोना ने किस प्रकार से हमें इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। आईएमएफ द्वारा हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है, जो लगभग अप्रैल महीने में जारी की जाती है। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेंगे। तो इस बार की रिपोर्ट में कुछ बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये देखिए, अब आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनको किस प्रकार से कोरोना ने इम्पैक्ट किया। जहाँ तक कि आप सबसे पहले देखेंगे, जैसे यूएसए की हम बात करते हैं, तो यूएसए की इस बार की जो ग्रोथ दर्ज की गई है -5.9 जीडीपी उसकी ग्रोथ दर्ज की गई है। इसी प्रकार से अगर हम जर्मनी के देखें तो -7.0% की जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो -7.2 और इटली की बात करें तो यह -9.1 पहुंच गई है। तो यह बहुत ही सोचने वाली स्थिति है दोस्तों कि कोरोना इतना बड़ा इम्पैक्ट किस प्रकार से हमें डाला है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत ने इस रिपोर्ट में कहाँ पे है, तो भारत को आप पाएंगे नीचे, यहाँ इंडिया की ग्रोथ रेट को 1.9 बताया गया है, जबकि चाइना को 1.2 की ग्रोथ रेट से दर्शाया गया है। दोस्तों, हो सकता है कि यह आंकड़ा थोड़ा आपको अच्छा लगे क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट में अभी पॉजिटिव में चल रही है, लेकिन हो सकता है कि समय आने के बाद यह भी नेगेटिव में चली जाए। अब अगर हम इस बार की जीडीपी की तुलना 2008 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की रिपोर्ट से करें, तो हमें और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। हम समझ पाएंगे कि क्यों यह इस प्रकार उस वाले क्राइसिस से भी ज़्यादा भयावह है। ये देखिए, आप इसमें 2008-9 के जीडीपी का डाटा देख पा रहे हैं। तो इसमें आप पाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट में 2009 में -2.8 की गिरावट देखी गई है, जबकि जर्मनी में वही यह 5.9% है, फ्रांस में यह -3.0 है और इटली में यह -4.4 की स्थिति है। तो आप जब दोनों रिपोर्ट को कंपेयर कर रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह हो चुकी है। कि ऐसे दुनिया की सारी रिपोर्ट ने 2008-9 की क्राइसिस को भी हमने पीछे छोड़ दिया और कोरोना का इम्पैक्ट किस प्रकार पड़ रहा है। अब सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा जीडीपी में गिरावट आई क्यों, कि 8-9 की तुलना में इतना ज़्यादा गिरावट कैसे आ गई इसमें। तो सबसे पहले तो देखने वाली बात है कि इस समय पे जितना भी हमारी फ़्लाइट का टूरिज्म वगैरह का बिजनेस है वो सारा बंद हो चुका है। कोई भी फ़्लाइट नहीं चल रही, कोई भी होटल टूरिज्म बिजनेस नहीं चल रहा। फ़्लाइट के बंद होने के कारण यही आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पहली बार हुआ है कि पेट्रोल के प्राइस नेगेटिव में गिर के पहुँच गए हैं, जो कि आज तक में कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अब कोई भी वाहन, कोई भी ट्रक चल ही नहीं रहा है, तो फ्यूल की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चल रही, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है। जबकि जो 2008-9 में क्राइसिस आया था उस समय पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेके काफ़ी सारी चीज़ें चालू थी, इसलिए उस टाइम पे इतनी गिरावट दर्ज नहीं की गई। सिर्फ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में सिर्फ ऐसा हुआ है कि कुछ आईटी कंपनियां जो हो गई हैं वो बस न्यूट्रल स्थिति में चल रही हैं, हालांकि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस समय पे आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत समस्या इस समय पर उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वह तो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं इस समय पर, और हमें यह देखना है कि यह आगे कितने और लंबे समय तक जाता है।
धन्यवाद दोस्तों, यही था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। अब समझ चुके होंगे कि जीडीपी वगैरह होती क्या है, मंदी आती कैसे है और क्यों इस समय पे आज की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है। धन्यवाद।